नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 पेपर डिस्कशन का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड आई होप आप लोगों ने उसको देखा और आपको चीज़ें उसमें समझ में आई। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है इफ़ 3x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1 माइनस 9x² इज वॉट। देखिए ये एसएससी के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस में से है। ठीक है, अलजेब्रा का। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है कि 3x² प्लस 1 लिख के आप x वाली टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। क्लियर। फिर हमें ये इस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो डिनोमिनेटर में दिया है, x² का कोफिशिएंट सॉरी, बट यहाँ पे x² का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में है, राइट। तो सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए x से। क्लियर, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए x से। किससे? x से। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1/x इक्वल टू 5। क्लियर। अब हमें इससे इसमें जाना है। ठीक है, इस वैल्यू को हमें स्क्वायर टर्म बनानी है, तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टर्म आपके पास, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दिस विल बी 9x² प्लस 1/x² प्लस 6 इज इक्वल टू 25। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो, ये गलती मत करना कि आप 6 यहाँ पे नहीं लिख रहे हो। ठीक है, ये चीज़, ये टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हो तो प्रॉपरली करना है। अच्छा, 1/x इंटू एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। कैसे? 2 इंटू 3x इंटू 1/x विल बी 6। तो 9x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? 19। क्लियर, ये हमें 19 मिल जाएगी। अच्छा, अभी ये देखो, इनमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी आ गई है, मतलब हमें कुछ कुछ वैसी इक्वेशन मिल गई है जैसे हमें चाहिए। बट यहाँ पे जो 9 है वो डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे न्यूमरेटर में है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से 9 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 1/9 कॉमन ले लेंगे। सो हमारे पास क्या बचेगा? इट विल बिकम 9x² प्लस 1/x²। करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ से 1/9 कॉमन ले रहा हूँ, इस टर्म में से मैंने 1/9 को कॉमन लिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फाइनली हमें पता है इसकी वैल्यू 19 दी हुई है, तो दिस विल बी 19/9 और 2 1/9। क्लियर। सो दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B start moving towards each other from places X and Y respectively at the same time and on the same day. क्लियर। तो X और Y से A और B ने स्टार्ट किया सेम टाइम और सेम डे पे। द स्पीड ऑफ A इज 20% मोर देन दैट ऑफ B। A की स्पीड 20% ज़्यादा है B से। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे A and B टेक P hours and 7 1/5 hours respectively to reach Y and X respectively. What is the value of P? सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि A और B, यहाँ पे A खड़ा है और यहाँ पे B खड़ा है। ठीक है, ये प्लेस है X, ये प्लेस है Y। A और B चले, क्लियर, सेम टाइम पे चले और सेम डे पे चले। ये कहीं पे मिले, से ये पॉइंट M है जहाँ पे ये लोग मिले। क्लियर। तो B यहाँ से आया होगा Y से, ये यहाँ पे मिले होंगे और इन्होंने फिर क्रॉस किया। इन्होंने फिर क्या किया? क्रॉस किया आफ्टर मीटिंग। और जो इनको टाइम लग रहा है, ये A होगा, ये B है। तो जो इनको टाइम लगा, इसको कितना लगा? 7 1/5 आवर्स, और A को कितना लग रहा है? P आवर्स। A को कितना टाइम लगा? P आवर्स। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि स्पीड ऑफ A बाय स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू 6/5। क्लियर। ये 6/5 कैसे आया? देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। 20% कितना होता है? 20% इज 1/5। क्लियर। अब 20% ज़्यादा है, कोई नंबर अगर 5 है, उसको मैं 20% इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो कितने इंक्रीज़ हो रहा है? 1। तो वो +1 करके कितना बन जाएगा? 6। तो इसलिए A की स्पीड 6 और B की स्पीड 5। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जब वो मिलने के बाद टाइम ले रहे हैं, ठीक है, मिलने के बाद का टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में ये अपने रेस्पेक्टिव पॉइंट्स पे पहुंच रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्पीड ऑफ A बाय स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टाइम ऑफ B बाय टाइम ऑफ A। क्लियर है? तो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए
एस ऑफ ए बाय एस ऑफ बी कितना आएगा, इट विल बी 6/5 विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 36/5। क्यों 36/5, इसको आप कन्वर्ट करो तो 36/5 आएगा। क्लियर, सो इट विल बी 36/5 इंटू 1/p, दैट मीन्स टाइम ऑफ ए इज p। तो अब आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो दिस विल बिकम 36/25 विच इज इक्वल टू 36/5p। और यहाँ से हमें p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। ठीक है, p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5। तो सिंपल क्वेश्चन था। ये कॉन्सेप्ट, ये डेरिवेशन कहाँ से आया, ये जो चीज़ है ये कहाँ से आई, ये इसका एक डेरिवेशन होगा। ठीक है, किस तरीके से ये चीज़ हुई है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैं जब टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक अलग से चैप्टर बनाऊँगा, क्लियर, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करके चीज़ें सीख लेंगे। क्लियर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, अब हमारे पास एक बार ग्राफ आ गया है। क्लियर, ये पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, इसने बोला है कि एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको बताना है, उसमें आंसर बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन एज वाइज ऑफ पेशेंट्स बीइंग ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ सिटी, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि पेशेंट्स हैं वो एक हॉस्पिटल में हैं, तो उनका एज ग्रुप, मतलब किस किस एज के पेशेंट कितने उसमें ट्रीट हुए हैं, कितने नंबर में ट्रीट हुए हैं। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे एजेस दी हुई हैं और वाई एक्सिस पे नंबर दिया हुआ है। क्लियर, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पेशेंट्स एजेड 10 or more years but below 40 years is what percent less than the number of patients aged 50 or more but below 80 years। तो हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस है 10 से ज़्यादा 40 से कम, लेस देन 40। इसमें कितने लोग आ रहे हैं, देखो 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा ये पॉइंट आ जाएगा और 40 से कम ये पॉइंट, तो यहाँ तक इतने लोग हमें देखना है। तो ये कितना हो गया टोटल, देखो 20 + 20 ऐसे ऐड करना है। अब ऐसे मत ऐड करने लगना कि लिख के आप ऐड कर रहे हो, आपको माइंड कैलकुलेशन करनी है। तो 20 + 20 + 10 दिस विल बी 50, 50 एंड 4 + 4 8, तो 58। तो ये कितने नंबर आ गए, 58। सेकेंड एज ग्रुप अबव 50 बिलो 80, अबव 50 बिलो 80 मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऐड कीजिए, अब सेम उसी तरीके से ऐड कीजिए 30 + 20 50 + 20 70, 70 एंड 4 74 + 6 80, तो ये कितना आ गया 80। तो अब आपको यही पूछा है कि ये इससे कितना कम है। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 22/88, क्योंकि किसके बेस किसको लिया है, 80 ये वाले केस को बेस लिया है जिसमें 50 ज़्यादा और 80 कम, इसलिए 50/80 22/80। क्लियर, तो ये आ जाएगा 11/40। फाइन, 11/40। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 2, दिस विल बी 5, तो ये आंसर आ जाएगा 55/2 विच इज एज गुड एज 27.5%। क्लियर, so this is your answer. Next, pipes A and B can fill a tank in 43.2 minutes and 108 minutes respectively. Pipe C can empty it at 3 liters per minute, while all pipes are open together. They fill the tank in 54 minutes. The capacity of the tank in liters is what? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसे आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादा इजीली आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। वी हैव 43.2, 108 एंड 54। फिर आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। क्लियर, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम बहुत सिंपली हम ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 432/10। क्लियर, अब आप ले लीजिए एलसीएम। तो मुझे पता है इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे 1080 मिलेगा, तो मैं अब इन दोनों का एलसीएम लूँगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो नंबर है 432, ये इसका 4 टाइम्स है 108 का, तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि मैं इन तीनों का एलसीएम 432 ले सकता हूँ। अब ये तो है टाइम जो इन्होंने लिया है, ठीक है, हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी कब, जब हम टाइम को टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे। क्लियर,
तो अब देखो मैं 432/10 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसकी एफिशिएंसी कितनी मिल गई 10, इसकी एफिशिएंसी मुझे कितनी मिल जाएगी 4, एंड इसकी एफिशिएंसी मुझे कितनी मिल जाएगी 8। अब आप पूछोगे मैंने 8 कैसे लिखा, क्लियर। देखो ये इसका डबल है, एंड 108 54 का डबल है, और 432 जो है ये 432 ये 108 का 4 टाइम्स है, तो टोटल कितना हो गया 8 टाइम्स। तो आप डायरेक्टली ऐसे टाइम बचा के लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि किसकी किसकी एफिशिएंसी दी हुई है। ये दी हुई है a प्लस बी प्लस सी की, जिसमें सी क्या है एम्प्टीइंग पाइप, ठीक है, सी क्या है खाली कर रहा है, और बाकी इनलेट्स है। ये किसकी एफिशिएंसी ए की, और ये एफिशिएंसी बी की। तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास a प्लस बी 14 आ गया, तो c कितना आ जाएगा -6। ये -6 क्या डिनोट कर रहा है कि इसकी नेगेटिव एफिशिएंसी ये डिनोट कर रही है कि ये एक एम्प्टीइंग पाइप है, आउटलेट पाइप है, क्लियर। तो अब आप मुझे बताइए, तो सिंपल सी बात क्या है, देखो अब आप खुद सोचो, 6 एफिशिएंसी 6 आने का मतलब क्या है कि वो 1 मिनट में 6 यूनिट खाली कर रहा है, क्लियर। अगर वो 1 मिनट में 6 यूनिट खाली कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो यहां पे वो बोल रहा है कि वो 1 मिनट में, ये लाइन पढ़िए, 3 लीटर पर मिनट में वो खाली कर रहा है, 3 लीटर पर मिनट वो खाली कर रहा है। तो 6 वो कितना मिनट में खाली कर रहा है 1 मिनट में, वो 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। दैट मीन्स वो 6 यूनिट किसके बराबर है, उस 3 लीटर के बराबर है, ठीक है। अगर वो 6 यूनिट 3 लीटर के बराबर है, तो 432 कितने के बराबर होगा, वो हो जाएगा 432/2, क्योंकि ये हाफ हो जाएगा ना ये रिलेशन, तो आ जाएगा 216, क्लियर। आंसर कितना आ जाएगा 216, ये हो गया। बहुत इजी था, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा, कुछ घुमा के नहीं पूछा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इजीली हो जाता, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर से हमारे पास एक ग्राफ आ गया है। यहाँ इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है आपको, इसमें ईयर्स दिया हुआ है और यहाँ पे अमाउंट इन करोड़ दिया हुआ है। ब्लू वाला जो ग्राफ बार है वो रेवेन्यू है, और ऑरेंज वाला बार क्या है एक्सपेंडिचर, क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर वॉज द रेवेन्यू 33 1/3% मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2014 to 2019। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बट आइए देखते हैं कैसे इसको सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पूछा है कि रेवेन्यू, किस साल का रेवेन्यू 33 1/3% ज़्यादा है एवरेज एक्सपेंडिचर से, पूरे साल को लेकर, पूरे साल का एवरेज एक्सपेंडिचर लेकर। सबसे पहले तो आपको 33 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए, सो इट इज़ 1/3, ठीक है। मैं एक परसेंटेज की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी परसेंटेजेस सिखाऊंगा कैसे होती है, और आपको इजीली कैसे याद रख सकते हो उनको, ठीक है। सो 33 1/3% इज इक्वल टू 1/3, क्लियर। तो मैंने अभी बोला था अगर ये ओरिजिनल है और ये इंक्रीज है, तो न्यू कितना हो जाएगा 4/3 ऑफ ओरिजिनल। सो हमको बेसिकली रेवेन्यू बाय एवरेज एक्सपेंडिचर जो है, एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो कितना बोलना है 4/3, यही बताना है। तो हमें अगर इसकी वैल्यू मिल जाए जो कि एवरेज है, तो हम बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, और अकॉर्डिंगली हम मैच करेंगे कि कौन सी वैल्यू 4 यूनिट्स के बराबर आ रही है, तो उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखते हैं, अब सबसे बड़ा जो महाभारत होगी वो होगी एवरेज निकालने में। तो आपको लग रहा होगा कि भाई नंबर्स को जोड़ो, ठीक है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप जल्दी से नंबर जोड़ के उसको डिवाइड कर सकते हो 6 से, क्योंकि 6 ऑब्जर्वेशन है। एक होता है अज्यूम्ड मीन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अज्यूम्ड मीन, उससे और जल्दी रिजल्ट आएगा, क्लियर। अब मैं अज्यूम मीन को ले रहा हूँ से, आप कोई भी यहाँ पे नंबर है आप उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं अज्यूम मीन से मैंने 150 अज्यूम मीन ले लिया, क्लियर, मैंने 150 को अज्यूम मीन ले लिया। अब देखिए मुझे डेविएशन निकालना है, तो 150 से ये कितना कितना डेविएट कर रहा है -20, क्लियर, प्लस ये 0 डेविएशन है, क्लियर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ -20, यहाँ 0 का डेविएशन है, यहाँ +25 का डेविएशन है, यहाँ पे +50 का डेविएशन, यहाँ पे +15 का डेविएशन है, और यहाँ पे +20 का डेविएशन है, क्लियर। मुझे ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 20 और 20 तो कट गया, तो आपको क्या करना है, ये सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें 20 और 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है दिस इज 40, 25 + 15 40, और ये 50, तो 90। मेरे पास ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया 90, और कितनी ऑब्जर्वेशंस थी 6।
तो ये जो एवरेज है ये कितना आ गया 15। दैट मीन्स मेरा, और ये कितना आ रहा है +15, करेक्ट, प्लस में आ रहा है। तो मेरा जो एक्चुअल मीन है या फिर जो मैं बोलूँ एवरेज है वो कितना हो जाएगा 150 + 15 जो कि हो जाएगा 165। तो अगर नेगेटिव में आता तो हम उतना माइनस कर देते, क्लियर, अगर नेगेटिव में आता तो उतना माइनस कर देते। दैट मीन्स 165 हमारा एवरेज आ गया। अब आप देखो यहाँ पे ये रेवेन्यू और ये 4/3 दे रखा है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 165। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 165। तो अगर 3 165 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 की वैल्यू आ जाएगी 55 और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220। क्लियर है। अब आप देखो 220 कौन सी ईयर में है, 220 रेवेन्यू कौन सी ईयर में है, 220 है ये रहा, दैट इज 2018, और वही आपका आंसर, यही पूछा था 2018 इज योर आंसर। ठीक है, इससे समझाने में ये टाइम लग रहा है, बट आप जब एक्चुअल करोगे, एग्जाम में करोगे या प्रैक्टिस करते हुए इस चीज़ को करोगे तो आपको विदिन सेकेंड्स ये आंसर निकल जाएगा आपका। क्लियर, विदिन 10-15 सेकेंड्स आप इजीली इस चीज़ को कर पाओगे, बस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी फर्दर वीडियोज़ में हर टॉपिक का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको चीज़ें और अच्छे से समझा पाऊंगा। क्लियर, तो ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, क्वेश्चंस अभी तक इजी थे, कोई ऐसा नहीं था कि हमें चीज़ें नहीं आ रही समझ में या फिर कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया हो, घुमा फिरा के ट्विस्टेड हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, cos टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा, बहुत बेकार सी एक इक्वेशन दे दी है। ठीक है, देखते ही नींद आ जाएगी, तो सोना नहीं है। बेसिकली ये इक्वेशन कुछ नहीं है, हम इसे ऐसे ही तहस नहस कर सकते हैं। अब देखो कैसे तहस नहस करते हैं इसे। हमें पता है कि यहाँ पे अगर cos थीटा साइन थीटा और कोई कंडीशन नहीं दी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू समथिंग, हम कुछ पुट कर सकते हैं थीटा को। तो थीटा, ध्यान रखना, अगर सिर्फ कॉस और साइन में चीज़ें हो रही होती तो हम जीरो पुट करके आंसर इजीली निकाल लेते हैं। क्लियर, कॉस और साइन में अगर डील होता तो जीरो पुट कर निकाल सकते थे, बट यहाँ पे जीरो पुट करने से क्या होगा, हमें पता है कि साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है। तो अगर कोसिकेंट जीरो हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/0, वो हो जाएगा अनडिफाइंड। तो हमें अनडिफाइंड वैल्यूज से बचना है, क्योंकि वो हमारी मतलब ही नहीं होगा ना, कुछ ऐसा दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो उससे बचना है, अनडिफाइंड वैल्यूज को इग्नोर करना है। ठीक है, तो उनको लेना नहीं है, आई मीन। तो अब आप क्या पुट कर सकते हो, देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमेशा थीटा को 45 पुट करो, आप सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, कितनी भी गंदी इक्वेशन हो थीटा इक्वल टू 45 से निकल सकता है। हाँ, साइन थीटा और कॉस थीटा में अगर होता तो हम जीरो पुट करके निकाल सकते थे आंसर, 90 पुट करके आंसर निकाल सकते थे, बट यहाँ पे कोसिकेंट और सीकेंट भी इन्वॉल्व है, और 90 भी रखते हैं तो सीकेंट फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम थीटा 45 रखते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, मैं cos टू द पावर 6 थीटा को इजीली ये लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्लियर, तो मैं अगर थीटा को 45 पुट करूँ तो ये सिंपली बन जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर एंड उसका भी क्यूब। तो बेसिकली मेरे पास ये क्या आ गया, 1/2 का क्यूब आ गया, दैट इज 1/8। तो cos पावर 6 थीटा 1/8 आ गया, दैट मीन्स साइन भी वही होगा, और ये तो मुझे पता ही है। तो अब देखो मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगे, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1/2 अभी लिखा है, तो 1/2 इंटू 1/2। क्लियर, अब आप देखो डायरेक्टली आपको लिखना है कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा, 1/√2 का इनवर्स कर दो तो √2, तो √2 इंटू √2 विल बी 2, तो यहाँ मुझे लिखना है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, सो दिस विल बी 1/√2 प्लस 1/√2 -1। 1/√2 कितना होगा, मुझे इसे रब करने दीजिए, वेट। अब देखो 1/√2 विल बी 2/√2 विच इज √2, सो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, √2 -1। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, √2 + 1, सो ये आ गया √2 -1 एंड ये आ गया √2 + 1। सॉल्व करो, ये बन के ये सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 1/8 2/8, दैट मीन्स 1/4 प्लस 3/4 बाय a plus b into a minus b is a square minus b square, that is ये वैल्यू 1 बन जाएगी और इंटू 2 है तो नीचे आ जाएगा 2। ऊपर की इक्वेशन 1 बन गई, नीचे आ गया 2, आंसर 1/2। देखो
देखो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि आपको पता भी चलना चाहिए ना कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करके खुद इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपको सेकेंड्स में ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस रख के समझिए और रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मंथली इनकम, ओके लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5, ठीक है। मंथली इनकम दिए रखी है ए और बी की 3:5 में, एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स इज 2:3, ओके। उनकी सेविंग का भी रेशियो दे रखा है। इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ ए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी दो मित्र हैं, इनके इनकम और सेविंग्स का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:5, 2:3। क्लियर? तो सिंपल है, कुछ बिना सोचे यहाँ पे आप वेरिएबल ले लो पहले तो। इनकम का वेरिएबल सेम होगा और इसका वेरिएबल सेम होगा सेविंग का, ठीक है। तो मुझे दे रखा है क्वेश्चन में कि बी की जो इनकम है, बी की जो इनकम है वो किसके इक्वल है? 3 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ ए। तो सेविंग्स ऑफ ए इज 3, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस विल बी 6 बी। तो मेरे पास ए बाई बी कितना आ गया? 6/5। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, 6/5 को वहाँ पे पुट करूँगा और आंसर निकालूंगा। तो 6/5 यहाँ पुट करने से 6 यहाँ पे पुट करो, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे 5 पुट करने से 10 और ये 15। तो अब आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, तो एक्सपेंडिचर के रेशियो के लिए माइनस कर दो इनको, क्योंकि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये रेशियो कितना आ गया? 18 माइनस 8 इज 18 माइनस 10 इज 8, एंड 30 में से 15 क्या? 15। सो आंसर इज 8:15। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना पड़ रहा, सिंपल चीज़ों से मतलब कॉन्सेप्ट यूज़ करने से आराम से हो जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये वही क्वेश्चन है जो पार्ट 1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था आई गेस, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है। पाई चार्ट वही है, ठीक है। तो आपको पता है ये डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का, कंपनी 5 कंपनीज दी हुई हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मतलब समझने के लिए, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट डी एंड डी। तो बी में जो एम्प्लॉयज हैं वो डी और ई का कितना परसेंट है, मतलब बी में जितने हैं वो डी और ई के सब का कितना परसेंट है। देखो आपको क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूँ। बच्चे करेंगे पहले तो बी का डिग्री देखेंगे, सबसे पहले तो वही देखेंगे कि 3000 पूरा है, तो हम तुरंत इस क्वेश्चन के लिए भी हमने निकाला हुआ था पिछले इसमें, तो 360 डिग्री 3000 था, हमारा 1 डिग्री की वैल्यू आई थी 25/3। तो वो क्या करेंगे, 25/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिर 25/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25/3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आंसर निकालेंगे, ठीक है। और फिर सम करके तब डिवाइड करेंगे। मतलब ये मान लो कि वो ये निकालने में उनको 1.5 मिनट लग जाएगा और डिवाइड करने में उनको 1.5 मिनट लग जाएगा। क्लियर? तो मतलब उनके 3 मिनट तो ऐसे ही खत्म। बट क्या सोच के देखो, क्या ये एक्चुअली में 3 मिनट का क्वेश्चन है? नहीं। देखो कैसे, जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यूज पूछी है, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू पूछी है या रेशियो, परसेंटेज हो या रेशियो हो, तो डीआई में परसेंटेज और रेशियो में कभी भी एक्चुअल वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आप खुद सोचो, परसेंटेज में अगर ले रहा हूँ तो ये वैल्यू तो ऊपर नीचे वैसे भी कट ही जाएगी ना, ये न्यूमरेटर में भी आएगी 3000 और डिनोमिनेटर में भी 3000 आएगी, तो वैसे भी कट जाएगी, तो इसको लेने का मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए इसको लेके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, डायरेक्टली जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसको यूज़ कीजिए, आराम से आंसर निकलेगा। बस अब वो कुछ नहीं करना, 73.8 बी का है, डिनोमिनेटर में आपको पता है ये 72 प्लस इसको कितना ऐड करना कितना ईजी है, देखो, ठीक है। 3 ये 5 हो जाएगा, 9 + 7 कितना होता है 165। सो दिस इज, और डी और ई सॉरी 57 और 93, तो ये कितना हो जाएगा 10। क्लियर? और ये 1, तो 150 × 100 सेकेंड्स में आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6, ठीक है, 3 × 6 और 3 × 6, 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18। सो आंसर कितना आ जाएगा
देखो अब आपको इसको भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें देख लो यूनिट डिजिट 2 है तो 49.2 ही आंसर होगा, कोई तो 2 है ही नहीं। सो आंसर कितना है 49.2%। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और आपको ऑप्शंस भी देखते रहने हैं। तो वही मैं बता रहा था, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जबकि हमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चंस में। क्लियर? तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑड है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1062 1134 1182 ये 3 नंबर दिए हैं आपको डरावने से, और बोल रहा है ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाता है, अगर इनको x जो नंबर है उससे अगर इनको डिवाइड किया जाएगा तो हर केस में हमारे पास रिमाइंडर सेम है जो कि है y। आपसे पूछ रहा है x माइनस वाई कितना होगा। क्लियर? ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। घबराना नहीं है, बेसिक अगर आपके स्ट्रांग है तो हो जाएगा। अब हमें एक ऑब्जर्वेशन पे काम करना पड़ेगा। पहले एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ क्या है। कोई भी नंबर है a और b से मैंने 2 नंबर ले लिए और मैंने इसी नंबर को कंसिडर किया x को। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अगर a और b x से डिविजिबल हैं तो ध्यान से सुनिएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी भी x से डिवाइड होंगे, हाँ या ना? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। से मेरे पास 9 और 6 2 नंबर हैं और वो 3 से इंडिविजुअली डिविजिबल है, तो आप देखो 9 माइनस 6 9 प्लस 6 दोनों ही 3 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि ये 3 है डिविजिबल है, 15 है डिविजिबल है। क्लियर? तो अब हम इसी ऑब्जर्वेशन को लेते हुए आगे काम करते हैं और देखते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1062। अब ए और बी तो एग्जैक्ट नंबर होंगे जो एक्स से डिविजिबल है, बट यहाँ पे ये एग्जैक्ट नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो मुझे इनमें से रिमाइंडर हटाना पड़ेगा। तो 1062 माइनस वाई विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ना एक्स से। ठीक है, सिमिलरली 1134 भी ये सॉरी वाई ये भी डिविजिबल होगा और 1182 भी डिविजिबल होगा इससे। 1182 माइनस वाई भी डिविजिबल होगा एक्स से। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इन तीनों ही नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x। ये चीज क्लियर हुई? अब हम ये ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं a माइनस बी वाली। तो मैं अगर ये बोलूं कि इनका डिफरेंस भी x, इनके डिफरेंस का HCF भी x होगा, तो मेरे लिए काम इजी पड़ जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ 1134 माइनस वाई माइनस 1062 माइनस वाई एंड 1182 माइनस वाई माइनस 1134 माइनस वाई, तो आप देखो यहाँ पे y वाली टर्म कट जाएगी क्योंकि ये प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा 72, एंड इधर कितना आएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा 48। कितना आ जाएगा 48। तो इनका HCF क्या हो जाएगा x। बस अब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने ऐसा क्यों किया, ये फॉर्म में क्यों लेकर आए, इसमें क्यों नहीं लेकर आए? इसमें इसलिए लेकर आए, माइनस वाली टर्म में इसलिए लेकर आए ताकि हमारा y कैंसिल हो जाए, एक टर्म कैंसिल हो जाए, इसलिए हम इस फॉर्मेट में लेकर आए। ठीक है, अब इन दोनों का HCF x है, तो x की वैल्यू अब बता दो मुझे कितना होगा। सिंपल है, x की वैल्यू 24 होगी। ठीक है, गलती मत करना कि x की वैल्यू 12 लिख के आ गए। ठीक है, भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, भावनाओं में बहना नहीं है। क्लियर? तो x 24 हो गया है। अब आप डिवाइड करके देख लो, तो 1062 डिवाइडेड बाय 24, रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा 6। ये आपका रिमाइंडर है। क्लियर? वैल्यू नहीं है, रिमाइंडर है। तो अब हमें रिमाइंडर मिल गया y, तो 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18, यही हमारा आंसर। क्लियर? ठीक है, बेसिक चीज़ था, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट था ये क्वेश्चन, और सीख लीजिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन से डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% students failed. Okay, 30% student fail हो गए. 150 more students than those from school X appeared in same examination from school Y. If 80% of the total number of students who appeared from X and Y passed, then what is the percentage of students who failed from Y? ठीक है, सारी चीज़ें परसेंटेज में दी हुई हैं, तो जब भी चीज़ें परसेंटेज में दी हुई हैं तो हमें क्या कंसिडर करना है, 100 कंसिडर कर लेना है। ठीक है,
जिस भी वैल्यू को तुम स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हो वो 100 होनी चाहिए। देखो कैसे अब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं ये सुनो। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर मैं एक्स में 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंसिडर करता हूँ तो बोल रहा है कि कितने फेल हो गए, 30%, मतलब 30 बच्चे यहाँ पे फेल हो गए हैं। तो पास कितने हुए होंगे, ऑब्वियसली बात है 70 पास हुए हैं। फिर इसने बोला कि वाई में 150% ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए सेम एग्जाम में। वाई में 150% ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए, तो 150% ज़्यादा कितना हो जाएगा, इसका 250 हो जाएगा। अगर इसमें 100 हुए हैं तो इसका 150% ज़्यादा कितना होगा, 250। ठीक है, इतने वाई में अपीयर हुए हैं। फिर इसने बोला इफ 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई पास्ट, तो 80% जो थे वो टोटल पास नंबर है। अच्छा, अब टोटल हमारे पास बच्चे कितने हैं, पहले ये देखो। टोटल हमारे पास बच्चे हैं 350। 350 का 80%। अच्छा, अब आपको फिर परसेंटेज में डील करना पड़ेगा, तो 80% इज 4/5। तो इसको सीधे सीधे 4/5 से मल्टीप्लाई करो। और ये कैलकुलेशन प्लीज माइंड में करना, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 280, दिख रहा है, 7 से जाएगा और 280 बनाएगा। तो मेरे पास ये नंबर कितना आ गया, 210 होगा नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा 40। क्लियर। तो अगर पास 210 हुए तो फेल 40 हो गए। अब पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड फ्रॉम वाई, जो वाई से फेल हुए हैं वो कितने हैं, वो हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, वो है 40/250। तो कितना है 4/25। ठीक है, 1/25 कितना होता है 4%। 100/25 कितना होता है 4 ही तो होता है, तो 4%। तो मतलब कितना आ जाएगा 4 × 4%, आंसर इज 16%। दिस इज आंसर। ठीक है, ओके देन। ये आज के पार्ट 2 के लिए इतना ही क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। तो इससे हमें क्या सीख मिली आज के क्वेश्चन से, ये है कि स्टिक टू द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही आपको एग्जाम में बचाएगा। आलतू फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी है, उससे बचना है, और कैसे क्वेश्चंस को डील करना है वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो और चीज़ें समझ में आई हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई भी आपकी क्वेरी हो वो आप मुझे यहाँ पे भी बता सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके बता दीजिए। अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप मैंने बना दिया है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस चैनल पे आके अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।